बोलती इमारतें। गोलकुंडा का किला केवल एक इमारत नहीं बल्कि तत्कालीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। सुरक्षा संरचना। किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। ये बुर्ज दीवार से ऊंचे और गोल बनाए गए थे ताकि सैनिकों को चारों दिशाओं में दूर तक देखने के लिए पैनोरामिक व्यू मिल सके। इतिहास। 1200 ईस्वी तक यह किला कच्चा था, जिसे बाद में कुतुबशाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 के बीच में भव्य रूप दिया। इंजीनियरिंग। यहाँ पानी को छत पर बने चौगानों तक पहुंचाने के लिए मिट्टी के पाइपों का जाल बिछा था। औरंगजेब की विशाल सेना को भी इस किले की अभेद्य दीवारों और गहरी खाइयों ने 8 महीनों तक बाहर रुकने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ के 87 बुर्ज और पत्थर की मजबूत दीवारें आज भी इसकी सुरक्षा की गाथा सुनाती। इंजीनियरिंग का कमाल। किले के अंदर की ध्वनि प्रणाली एकॉस्टिक्स इतनी शानदार है कि मुख्य द्वार पर बजाई गई ताली की आवाज पहाड़ की चोटी पर स्थित बाला हिसार तक सुनाई देती है। धातु विज्ञान। मेटलर्जी। किले में इस्तेमाल तोपें कांसे या ब्रॉन्ज की बनी थी। ब्रॉन्ज की वैज्ञानिक संरचना में 90% कॉपर या तांबा होता है और 10% टिन होती है। कला और संस्कृति। सुल्तान अबुल हसन के काल में कुचिपुड़ी नृत्य को संरक्षण मिला। यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान दें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इस नृत्य में भागवत पुराण की कहानियां या कृष्ण लीलाओं का मंचन होता है। आगे देखेंगे सुनीता अंतरिक्ष में। इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम गुरुत्वाकर्षण और उसके अनुभवों की चर्चा करेंगे। यह खंड हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष के भौतिक अंतर को समझाता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण या जीरो ग्रेविटी। अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण चीजें स्थिर नहीं रहती। सुनीता विलियम्स ने बताया कि वहां पानी के बुलबुले ब्लॉब्स तैरते हैं और बाल हमेशा खड़े रहते हैं। मानचित्र का भ्रम। सुनीता ने अंतरिक्ष से देखा कि पृथ्वी पर देशों के बीच वैसी कोई रेखाएं या बॉर्डर लाइंस नहीं है जैसी हम लोग ग्लोब या राजनीतिक मानचित्र पर देखते हैं। ये रेखाएं मानचित्रों पर इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। प्रेरणा। सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला के भारत आने के अधूरे सपने को एक संदेश के रूप में पूरा किया और उन्होंने किसी महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। बढ़ते हैं अगले अध्याय में। हम देखेंगे खत्म हो जाएं तो। संसाधनों का दोहन और उनके प्रकारों को समझना भविष्य के लिए अनिवार्य है। पेट्रोलियम या काला सोना। यह जमीन के नीचे से निकलने वाला गाढ़ा बदबूदार तेल है। इसे रिफाइनरी में ले जाकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इसके सह उत्पादों में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम से केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि मोम, वैक्स, कोलतार, ईंधन, कैरोसिन, इंजन ऑयल और एलपीजी भी प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अपूर्ण दहन का खतरा है। जब लकड़ी या कोयला पूरी तरह से नहीं जलता तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खून के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसकी हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुनी तक होती है। यह गैस खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे दम घुटने लगता है और शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता इस अवांछित पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयास करती है और हमको खांसी आती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बसेरा ऊंचाई पर, जिसमें हम देखेंगे लद्दाख और कश्मीर की जीवन शैली। लेह लद्दाख और कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां वहां के रहन सहन को निर्धारित करती हैं। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। चांगपा जनजाति, ये घुमंतू लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। इनके तिकोने टेंट रेबो कहलाते हैं, जो याक के बालों से बनी पट्टियों से जुड़कर बनते हैं और अत्यधिक गर्म होते हैं। पश्मीना का गणित। एक पश्मीना बकरी के 6 बाल हमारी एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। तुलना करेंगे, एक पश्मीना शॉल
बराबर 6 सामान्य स्वेटर की गर्मी। क्योंकि ये बाल इतने पतले होते हैं कि मशीनों द्वारा इनका संसाधन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो बुनकर होते हैं वो हाथों से काम करते हैं और ऐसे एक शॉल को बनाने में 250 घंटे तक का समय लगता है। वास्तुकला, पत्थर पर पत्थर रखकर बनाए गए घर जिन्हें चूने से पोता जाता है। लद्दाख की बात हो रही है। निचली मंजिल बिना खिड़की वाली होती है, जहां जानवर और सामान रखे जाते हैं। कश्मीर की विशिष्टता, खत्म बंद हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी होती है जो जिग्सा पजल जैसी दिखाई पड़ती है। डब पुराने घरों की बाहर की ओर निकली नक्काशीदार खिड़कियां होती हैं। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है। स्थानीय भाषा में स्वागत करने को जूले कहते हैं। परिवार अपने जानवरों पर अलग निशान लगाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। कश्मीर के घरों में रोटियां नहीं बनाई जाती, बल्कि इन्हें नजदीकी बेकरी से खरीदा जाता है। हाउस बोट ये 80 फीट तक लंबे और 9 फीट तक चौड़े होते हैं। झेलम नदी के डांगों में तो पूरे परिवार रहते हैं और उनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। हाउस बोट की छतों पर जो पजल्स दिखाई पड़ती हैं जिक्सा जैसी, उनका नाम क्या होता है? खत्म बंद। ये तरीका क्या कहलाता है? खत्म बंद। आगे देखते हैं जब धरती कांपे। यह अध्याय आपदा, राहत और पुनर्वास से संबंधित है। आपने जनवरी 2001 के भुज या गुजरात भूकंप का तक संज्ञान लिया होगा। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसे समझना जरूरी है। आपदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और सुनामी। मानव निर्मित आपदा, आग लगना, गैस रिसाव या युद्ध। सुनामी, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो पानी की विशाल लहरें उठती हैं जो तटों पर भारी तबाही मचाती है, जैसे 2004 की हिंद महासागर की सुनामी। आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पूर्व की तैयारी, जिसे मिटिगेशन कहा जाता है। भूकंप विरोधी मकान बनाना और लोगों को मॉक ड्रिल या अभ्यास कराना। तत्काल राहत, इसको रेस्पॉन्स कहते हैं। मलबे से लोगों को निकालना, प्राथमिक चिकित्सा देना और भोजन पानी की व्यवस्था करना, इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन, आपदा के बाद लोगों को मानसिक सहारा या काउंसलिंग देना, उनके घरों को दोबारा बनाना और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। सांस के साथ बाहर निकलने वाली हवा में पानी की भाप होती है। हम मुंह से फूंक कर किसी गर्म खाने को ठंडा करते हैं। याद करिए आप भी, जब कोई चीज बहुत गर्म होती है तो हम फूंक मारकर ठंडा करते हैं, और सर्दियों में अपने हाथों में फूंक मारकर उसे गर्म भी करते हैं। आग जलाने के लिए भी हम फूंकते हैं, जैसे लकड़ियां जलानी हो तो हम फूंकते हैं। बहुत से वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सहनाई आदि भी मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। मुंह से सीटी बजाने में भी हवा को बाहर निकालना या अंदर खींचना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में औसतन 12 से 16 बार तक सांस लेता है, जबकि एक सामान्य वयस्क के हृदय की धड़कन 70 से 80 बार प्रति मिनट के बीच होती है। चिकित्सीय रूप से 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट को सामान्य माना जाता है। डॉक्टर के धड़कन सुनने के यंत्र को वैज्ञानिक भाषा में स्टेथोस्कोप कहा जाता है। कौन? यह विषय समाज की उस मानसिकता पर छोड़ करता है जहां सफाई को एक विशेष वर्ग का काम माना जाता है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव एक गंभीर बुराई रही है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सफाई करने वालों को हरिजन, ईश्वर के लोग नाम दिया। गांधी जी और स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने साबरमती आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति के लिए खुद अपना शौचालय साफ करना अनिवार्य किया था, ताकि श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर बनी रहे। साफ सफाई का दायित्व। समाज को यह समझना होगा कि कचरा फैलाना बंद करना ही असली सफाई है।
तकनीकी और मशीनों का उपयोग करके हाथ से मैला ढोना, मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को खत्म करना अनिवार्य है।